हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है और चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 11 है। आज के लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर को। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैंने आपको नॉर्मल अंडरराइटिंग समझाया था, जिसको कंडीशनल अंडरराइटिंग भी बोलते हैं। आज के लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, फर्म अंडरराइटिंग। जो पिछला लेक्चर में जो मैंने आपको कंडीशनल अंडरराइटिंग कराया था ना, वो थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन फर्म अंडरराइटिंग के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले समझा देता हूं कि फर्म अंडरराइटिंग है क्या। वैसे स्टार्टिंग में मैंने ये बता दिया था पिछले लेक्चर के अंदर, लेकिन फिर भी बता देता हूं। फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो अंडरराइटर्स होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी के शेयर्स पहले खुद खरीद लेते हैं, फिर वो पब्लिक इन्वेस्टर को बोलते हैं आप खरीदिए। उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर के मन में ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अंडरराइटर ब्रोकर खुद खरीद रहा है पहले से, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, और इस तरीके से सारे के सारे शेयर्स इशू हो जाते हैं। तो इसको फर्म अंडरराइटिंग बोलते हैं। तो फर्म अंडरराइटिंग का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, और इस क्वेश्चन में काफी कुछ आएगा, तो आप प्लीज बिना स्किप किए वो पूरा एंड तक देखना, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आप अटेंड कर पाओ। अंबर लिमिटेड इशू 1,50,000 इक्विटी शेयर। ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सॉल्यूशन तो आराम से समझ में आ जाता है। ओके, ठीक है। तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं, और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। ठीक है, टू द पब्लिक। द इशू वॉज अंडर रिटन इक्वली बाय ए, बी एंड सी। भाई 50 50 50 ये हुआ। ओके, कि भैया इक्वली जो है अंडर रिटर्न करेंगे, और कमीशन कितना है? 5% का। ओके जी। इक्वली कैसे? देखो 1,50,000 है ना, उसमें से ए बोल रहा है भाई आधे, बी बोल रहा है मैं, और सी बोल रहा है मैं, हम तीनों इक्वली करेंगे, तो 1,50 में 3 का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया? 50,000। तो तीनों ने, ए बी सी तीनों ने बोला भाई 50,000 50,000 और 50,000 जो है हम इशू करवा देंगे। ठीक है भाई। अब क्या हुआ? एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,40,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब टोटल 1.5 लाख इशू करवाने हैं, एप्लीकेशन 1,40 की आई है, तो 10,000 इनको खुद को खरीदने पड़ेंगे, इनकी लायबिलिटी होगी। अब उसमें से ए की लायबिलिटी कितनी, बी की कितनी, सी की कितनी, वो हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, शेयर वर रिसीव्ड इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। अच्छा, 1,40 में ना फर्म अंडरराइटिंग शामिल है, जो इन्होंने खुद पहले से खरीदे वो भी शामिल है, जो पब्लिक ने खरीदे वो भी शामिल है। फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है, पहले अंडरराइटर खुद परचेज करता है ना, वो इस 1,40 में इंक्लूड है। ओके जी, वो कितने हैं यहां नीचे दे रखा है, द डिटेल्स आर एज बिलो। देखो अंडरराइटर्स कौन है, ये ए बी सी। अच्छा, इसमें 5,000 5,000 और 3,000 ये है फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, ये है अंडरराइटर्स एबीसी, ये फर्म अंडरराइटिंग है। फर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या हो गया कि ए ने बोला है 5,000 पहले मैं खरीदूंगा, बी ने बोला है 5,000 मैं खरीदूंगा पहले, सी ने बोला है 3,000 पहले मैं परचेज करूंगा। तो 5 और 5 हो गए 10, और 3 हो गए कितने? 13,000। 13,000 तो अंडरराइटर्स ने खुद पहले से ही खरीद लिए, तो 1.5 लाख में से 13,000 हटा दो, बाकी के बचे हुए उन्होंने पब्लिक को ऑफर किए। बट उसमें से पब्लिक ने कितने परचेज किए? बोलोगे 1,40? नहीं, 1,40 में तो ये भी शामिल है। आइए देखते हैं मार्क एप्लीकेशन कितनी है। मार्क एप्लीकेशन आई है आपकी 40,000, 46,000 और 34,000। ये आपकी मार्क एप्लीकेशन है, ये आपका फॉर्म अंडरराइटिंग है, ये टोटल एप्लीकेशन है। और बहुत अच्छी बात ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर अनमार्क एप्लीकेशन भी दे रखी है, वो है 7,000 शेयर्स। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखो, कंफ्यूज मत होना। अभी मैं इसको पूरा अच्छे से स्टेटमेंट बनाऊंगा ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी एक बार माइंड के अंदर समझो, माइंड के अंदर डेटा को समझो। टोटल 1.5 लाख शेयर है, ठीक है भैया। उसमें से 1,40 की एप्लीकेशन आई है, लेकिन 1,40 की जो एप्लीकेशन आई है उसमें ये फॉर्म अंडरराइटिंग भी शामिल है, जो उन्होंने खुद ने खरीदे हैं। ये मार्क एप्लीकेशन ये है, और ये अनमार्क एप्लीकेशन है। आया समझ में? ओके जी। अब देखिए, it was agreed that the unmarked application whole would be credited equally to A and C। अब ये बोल रहा है कि ये जो अनमार्क एप्लीकेशन है 7,000 रुपए का, हाँ, इसका बेनिफिट हम किसको देते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नॉर्मल अंडरराइटिंग में समझा था भाई, तीनों पार्टनर को उनके ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में होता है, लेकिन यहां बोल रहा है 1:1। क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। ओके, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है द अंडर रिटर्न सेटल देयर अकाउंट्स विद द कंपनी, प्रिपेयर a स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। हर एक अंडरराइटर की लायबिलिटी को शो करे, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाइए जिससे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं बताता हूं आपको, पहले स्टेटमेंट बनाता हूं, फिर देखिए आप।
ये हमारा हो गया सी, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा ए। और ऊपर हम लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। अब यहां पर देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ना, कौन सी, फर्म अंडरराइटिंग वाली, इसको क्या माने, मतलब इसको मार्क एप्लीकेशन माने या अनमार्क एप्लीकेशन? वैसे इसको मार्क एप्लीकेशन माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडरराइटर्स खुद खरीद रहे हैं, तो वो पहले मार्क ही करेंगे, भाई ये मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मार्क एप्लीकेशन मान के इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्म अंडरराइटिंग को हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए मार्क एप्लीकेशन। फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन। ओके, ये हो गया आपका ए बी। अब देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। 1.5 लाख है ना टोटल, और तीनों ने इक्वल लायबिलिटी ली है। इक्वल लायबिलिटी ली है तो हो जाएगी 50,000। 50,000 टोटल 1.5 लाख शेयर इशू कराने हैं, और इक्वली बोला भाई आधे में आधे में आधे में, मतलब तीनों में इक्वली। 3 का डिवाइड कर दो 1,50,000 में, तो 50,000 50,000 50,000 आ गया। इसमें से कल आपको पता है हमने लेस करवाया था, क्या हमने करा भाई, अनमार्क एप्लीकेशन। सबसे पहले सर अनमार्क एप्लीकेशन कैलकुलेट करो, नहीं जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि अनमार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही कितनी है, 7,000। और ये जो है फर्म अंडरराइटिंग जो खुद खरीद रहे हैं, इसको तो हम मार्क मान रहे हैं। अगर इसको हम अनमार्क मानते तो 5 5 10 और 3 13 और 7 कितने, 20 अनमार्क हो जाती। बट हमने इसको तो मार्क एप्लीकेशन मान लिया, ये तो है ही, पब्लिक ने अप्लाई किया है अंडरराइटर्स के थ्रू, 40,000 46,000 34,000 तीनों अंडरराइटर के पास। और ये अंडरराइटर्स ने खुद ने जो खरीदा, इसको भी हमने मार्क मान लिया। तो पीछे ये 7,000 जो बची हुई, ये क्या हो गई आपकी अनमार्क, ये लिखा हुआ अनमार्क एप्लीकेशन अमाउंटेड टू ₹7,000 शेयर्स। बट ये 7,000 शेयर्स जो अनमार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में गिवन है, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? वैसे तो तीनों को मिलता, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, ए बी सी तीनों को मिलता। किस रेशियो में? ये काट देते हैं तो 1:1:1 में। बट क्वेश्चन ने यहाँ पर साफ साफ आपको बोल दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन खास है। देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है, क्या यहां लिखा है, इट वॉज एग्रीड दैट अनमार्क एप्लीकेशन जो 7,000 है वुड बी क्रेडिटेड इक्वली टू ए एंड सी। इसको बांट देना है ए और सी में, बी को नहीं देना है इसका बेनिफिट। ओके भैया, क्वेश्चन ने बोल दिया तो फिर हम तीनों में नहीं बांटेंगे। अब 7,000 को ए और सी में अगर 1:1 रेशियो में करेंगे तो ये आ जाएंगे 3,500, आधे इसके और आधे इसके। ये तो अनमार्क एप्लीकेशन लेस हो गई। अब इनकी लायबिलिटी कितनी बच गई? इसकी बच गई आपके 46,500, सही है ना, 46,500, यस। इसकी तो 50,000 पूरी की पूरी बच गई, इसकी कितनी बच गई? 46,500। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे सर? इसमें से लेस कर दो आप मार्क एप्लीकेशन। अब मार्क एप्लीकेशन देखो ए बी सी तीनों की है, कितनी कितनी है सर मार्क एप्लीकेशन? ये रही 40 46 34, 40 46 34, 40 46 प्लस 34। बट फर्म अंडरराइटिंग को भी मैंने क्या माना है? मार्क एप्लीकेशन। ये देखो, फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन, तो इसमें फर्म अंडरराइटिंग भी ऐड हो जाएगा जो इन्होंने खुद ने खरीदे हैं। कितने? 5 5 3, तो 5,000 5,000 3,000, तो ये हो जाएंगे 45, है ना, और इसके हो जाएंगे 51, और इसके हो जाएंगे 34 और 3 33। चलो, इसके होंगे 45,000, इसके 51,000 और इसके 37,000। ये लेस कर दो मार्क एप्लीकेशन। अगर फॉर्म अंडरराइटिंग को मैं मार्क एप्लीकेशन नहीं मानता तो यहां पर ऐड नहीं करता फॉर्म अंडरराइटिंग, फिर उसको अनमार्क कर देता, तो 7,000 में ये 5 5 और 3 ऐड हो जाता और इनमें बढ़ जाता दोनों पे। ठीक है ना? ओके, तो यहां पर आपका फिर अब लायबिलिटी कितना बचता है? 46,000, 45,000 लेस करेंगे 46,500 में से, तो बच गया 1,500। 1,500 इसकी लायबिलिटी बच गई। 1,500 इसको खुद को खरीदने पड़ेंगे। इसका माइनस में चला गया भाई, इसको टोटल इशू करवाने थे 50, बट इसने इशू करवा दिए कॉमन, गुड यार, तो 1,000 रुपए इसके माइनस में, इसने ज्यादा इशू करवा दिए। ओके, और
इसका बच जाएगा आपका 46,500 माइनस 37,000, तो ये आ गया 9,500। ये 9,500 इसकी लायबिलिटी है, इसको इशू करवानी है। अब देखो इसने ज्यादा इशू करवा दिए ना, हाँ, तो इसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको अब और खरीदने नहीं है। बट 1,000 ज्यादा इशू करवाया है ना, हाँ, तो इसका बेनिफिट हमेशा किसको मिलता है? अपने पार्टनर्स को। तो ये 1,000 इसने ज्यादा इशू करवा दिए ना, हाँ, तो इसका बेनिफिट इन दोनों को मिल जाएगा। किस रेशियो में? 1:1। तो 1,000 का बेनिफिट जब इन दोनों में मिलेगा, हम ऐसा क्वेश्चन में लिख सके या लेस करेंगे, सरप्लस हो, अगर किसी का भी सरप्लस आ जाए, माइनस जरूर दिख रहा है लेकिन इसके लिए तो सरप्लस ही है ना, 50 इशू करवाने थे, 51 करवा दिए थे, 1,000 ज्यादा इशू करवा दिए। तो अगर किसी का सरप्लस हो जाए तो सरप्लस ऑफ बी एलोकेटेड, सरप्लस ऑफ बी एलोकेटेड बिटवीन ए एंड सी इन 1:1 रेशियो, तो कितना है? 1,000। तो बराबर मार दो इनमें 500 500। तो 500 का बेनिफिट इसको, 500 का बेनिफिट इसने इसको दे दिया, तो इसका 1,000 का बेनिफिट खत्म हो गया। तो इसका अब इसकी लायबिलिटी कितनी बच जाएगी? देखो इसकी लायबिलिटी बच जाएगी 0। इसकी लायबिलिटी 1,000 शेयर इसको खरीदने पड़ेंगे और 9,000 शेयर इसको खरीदने पड़ेंगे। तो इनको बेनिफिट हुआ ना, देखो इन दोनों को, इसने ज्यादा इशू करवाए, उसका बेनिफिट इन दोनों को मिला। इसको 1,500, इसको 9,500 इशू करवाने थे, बट इसको 1,000 और इसको अब 9,000 ही करवाने हैं। तो 500 शेयर इशू करवाने की जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई, तो इनको खुद खरीदने नहीं पड़ेंगे ना। तो अभी देखा जाए तो ए को कितने खरीदने हैं? 1,000 शेयर अब खरीदने हैं। बी को कितने खरीदने हैं? कोई भी शेयर नहीं खरीदना। सी को कितने खरीदने हैं? 9,000 शेयर खरीदने हैं। तो ये क्या नेट लायबिलिटी है? नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। जो फर्म अंडरराइटिंग थी उसका मतलब क्या था? फर्म अंडरराइटिंग का मतलब था ये 5,000 5,000 3,000 ये खुद खरीदेंगे। इन्होंने सबसे पहले खुद खरीद लिए हैं, है ना। तो ये 5 5 3 ये भी तो इन्होंने खुद खरीदे। उसके अलावा 1,000 और 9,000 और इसने 0 ये भी खरीदने हैं। तो टोटल इनकी लायबिलिटी कितनी है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर फर्म अंडरराइटिंग को एंड में वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी किसी दूसरे को थोड़ी परचेज करने हैं, इनको खुद को ही करने हैं। तो 1,000 इसकी लायबिलिटी आ रही है और 5,000 इसको फर्म अंडरराइटिंग के खरीदने हैं। तो टोटल नेट लायबिलिटी, इसने टोटल खुद शेयर कितने खरीदे, या डिबेंचर मानो तो डिबेंचर कितने खरीदे? 6,000। शेयर और डिबेंचर की कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है। ओके, इसकी नेट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? इसने तो 5 फर्म अंडरराइटिंग बोला था, तो 5 वही खरीदने और कोई लायबिलिटी है। इसने 3 पहले और 9 अब, 3 थे ना, ये देखो 3 और 9 कितने हो गए? 12। ये आ गई नेट लायबिलिटी। आया समझ में? ये हमने क्या किया, जो फर्म अंडरराइटिंग है ना उसको ट्रीट किया एज अ मार्क एप्लीकेशन। अगर मैं फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करूं तो क्वेश्चन कैसा होगा? आइए करते हैं। तो दोनों तरीके से करा देता हूं, ताकि क्वेश्चन में अगर वो बोले मार्क, जो फर्म अंडरराइटिंग है उसको मार्क एप्लीकेशन मानो, तो अभी जो सॉल्यूशन कराया वैसा। अगर क्वेश्चन बोल दे नहीं भैया फर्म अंडरराइटिंग जो है उसको अनमार्क एप्लीकेशन मानो, तो फिर सॉल्यूशन कैसा होगा वो मैं करवा रहा हूं। स्टेटमेंट शोइंग liability of underwriters, firm underwriting treated as firm, यानी कि जो खुद शेयर खरीदेंगे उसको इस बार हमको ट्रीट करना है, ट्रीटेड एज, लिखना जरूरी है, एज अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन की तरह मानना है फर्म अंडरराइटिंग को। देखते हैं ये देखो कैसे। डेटा तो अधिकतर हमको याद ही है। यहाँ ले लो ग्रॉस लायबिलिटी 50 50 50 50 50, उसमें से लेस कर देंगे हम अनमार्क एप्लीकेशन। अब अनमार्क एप्लीकेशन कितनी है टोटल? अब यहां पर देखो अनमार्क एप्लीकेशन कितनी, अब आपको यहां पर देखना होगा भैया अनमार्क एप्लीकेशन कितनी है। तो अनमार्क एप्लीकेशन है 7,000 की, दिया हुआ क्वेश्चन में 7, ये देखो 7,000, और यहां पर हमने लिया भी था 7,000 अनमार्क एप्लीकेशन, है ना। अनमार्क 7,000 है और ये फर्म अंडरराइटिंग है ना, इसको क्या ट्रीट करना है? इसको भी अनमार्क मानना है, यही तो सिचुएशन है। तो 7,000 ये और इन तीनों की जो फर्म अंडरराइटिंग है जो खुद खरीदेंगे इसको भी अनमार्क मानो। तो फिर 7 और ये 5 और ये 5 और ये 3 कितने हो गए? 5 5 10 और 3 13 और 7 20,000। यस, तो अनमार्क एप्लीकेशन इस बार 7,000 नहीं 20,000 हो जाएगी। कैसे? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, ये तो एबीसी की, और 7,000 अनमार्क, टोटल होगी 20,000। तो ये टोटल जो 20,000 है इसका बेनिफिट किसको? तीनों को मिलना चाहिए तो वैसे ही, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि अनमार्क एप्लीकेशन का जो बेनिफिट है वो ए और सी को मिलेगा 1:1 रेशियो में। ये देखो
यहाँ पर भी हमने ऐसे ही दिया था ना, जो भी अनमार्क एप्लीकेशन थी ए और सी में बटनी थी। तो कितना कितना हो जाएगा, 10,000 और 10,000। अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी ए की होगी 40, बी की अभी भी 50 है और सी की होगी 40। अब इसमें से हम लेस क्या कर देंगे, मार्क एप्लीकेशन। क्या लेस कर देंगे, मार्क एप्लीकेशन। अब मार्क एप्लीकेशन ए बी सी तीनों की कितनी है, ये रही। इस बार ये ऐड नहीं करेंगे, इनको अनमार्क मान लिया था फॉर्म अंडर राइटिंग को। तो 40, 46 और 34, 40, 46, 34। आया समझ में, बताइए। तो अब देखो इनकी लाइबिलिटी कितनी बन रही है, ए की लाइबिलिटी बन रही है 0, इसकी बन रही है भाई 4,000, इसको खुद खरीदने पड़ेंगे, और इसके हो गए 6,000। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। एक 50 इशू करने थे, एक 40 एप्लीकेशन आ गई थी, 10 ही तो कम पड़ रहे थे, वो ये परचेज कर। तो इसको क्या जीरो ही परचेज करने हैं, नहीं, इसको जीरो लाइबिलिटी आ रही है फॉर्म अंडर राइटिंग के अलावा। लेकिन फॉर्म अंडर राइटिंग वाले तो इसको एड परचेज करने ही पड़ेंगे। तो फॉर्म अंडर राइटिंग एंड में नेट लाइबिलिटी जब कैलकुलेट करो ना तो ऐड कर देना। तो फॉर्म अंडर राइटिंग इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 5 और इसकी कितनी है 3। तो इसको टोटल तीनों की नेट लाइबिलिटी आ जाएगी विथ फॉर्म अंडर राइटिंग। इसका आ जाएगा 5,000, इसका आ जाएगा 9,000 और इसका आ जाएगा 9,000। ठीक है, 5,000, 9,000, 9,000, ये विथ फॉर्म अंडर राइटिंग है ना। क्या है, विथ फॉर्म अंडर राइटिंग। ओके जी, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा सर और क्या बाकी रहता है, और कमीशन की एंट्रीज बाकी रहती है जो मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर देखो कमीशन का बोल रहा था, कमीशन कितने परसेंट है, 5% कमीशन है। जो भी शेयर्स इशू करवाए जाएंगे उसके ऊपर 5% कमीशन किसको मिलेगा, अंडरराइटर्स को मिलेगा। तो 5% कमीशन जो अंडरराइटर्स को मिलेगा, हाँ, तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा आइए बताता हूं। सबसे पहले आपको कभी भी जर्नल एंट्री करनी है ना, तो जर्नल के फॉर्मेट में करनी होती है। इसमें डेबिट क्रेडिट होता है, एलएफ होता है, डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है। ठीक है, इनकी प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं ना अकाउंटिंग में। तो फर्स्ट एंट्री भाई, अंडरराइटिंग कमीशन जो हमारा एम्बर लिमिटेड है उसके लिए क्या है, उसके लिए भैया ये एक तरह का खर्चा है, कमीशन पे करना पड़ेगा अंडरराइटर को, इसलिए डेबिट हो जाएगा एज पर नॉमिनल रूल। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा 2। क्या ये कमीशन पे कर दिया, नहीं, पहले ड्यू करेंगे। किनको देना है, अंडरराइटर्स को। किनको देना है, अंडरराइटर्स को। और अंडरराइटर कौन कौन है हमारे, एज अकाउंट, और कौन है बीज अकाउंट, और कौन है सी, तो सीज अकाउंट। अब इनकी कमीशन कैलकुलेट कर देते हैं। इसने कितने शेयर इशू करवाने का बोला था, 50,000। एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का, और उस पर कमीशन कितना है 5%। ये देखो 1.5 लाख है ना, लेकिन उसमें से ए ने कितना बोला, तीनों ने आधा आधा किया था ना, तो 50, 50, 50, तो 50,000 इंटू 10 और कमीशन कितना है 5%। तो 50,000 को इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख कर दो 10%, 5 लाख का, सॉरी 5%, इधर भी 5 लाख का 5%, तीनों में यही होगा 5 लाख का 5%। 5 लाख का 10% होता है 50,000, तो 5% हो जाएगा 25,000। 25, 25 आगे 75,000। ये क्या हो गया, ये कमीशन ड्यू हो गया, अंडरराइटर कमीशन क्या हो गया। अब क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब क्या करेंगे भैया, पेमेंट करेंगे। और जब पेमेंट करेंगे, हाँ सर, तो पेमेंट करते टाइम ये जो ए बी सी ये क्रेडिट हुआ है ये हो जाएगा डेबिट। क्यों, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, पैसे देने थे और अब दे रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 25, 25, 25, 75, ये कमीशन क्या हो गया, पे। लास्ट एंट्री एक और बचती है, वो क्या मैं बता देता हूं आपको। वो ये होता है जब ईयर एंड होता है ना, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर ईयर एंड होगा जब, तब ये एंट्री होगी कि अंडरराइटिंग कमीशन जो है ये पीएनएल में चला जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ
P&L account debit to underwriting commission। टोटली आप देखोगे ना, पता है क्या हुआ, जो फर्स्ट वाली एंट्री है ना वो पूरी तरीके से क्लोज हो गई। ये हमने अंडरराइटिंग कमीशन को P&L में ट्रांसफर कर दिया। ये अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट था, यहाँ की क्रेडिट हो गया। ये ABC यहाँ पर क्रेडिट थे, सेकंड एंट्री में डेबिट हो गए, तो फर्स्ट एंट्री पूरी क्लोज हो गई। तो बस आपको इतना ही करना है। अगर एंट्रीज पूछे कमीशन की तो ये कर लेना, और लायबिलिटी पूछे तो ये, अगर फर्म अंडरराइटिंग को आप ट्रीट कर रहे हो एज अ मार्क एप्लीकेशन तो ये है, और फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट कर रहे हो एज अ अनमार्क एप्लीकेशन तो लायबिलिटी ऐसे कैलकुलेट हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना है। गुड बाय, थैंक यू।